नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोर्टसे में। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं कुछ जजमेंट की श्रृंखला है उस पे वीडियो बनाऊंगा, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करूंगा। जजमेंट जो है वो बेसिकली मुझे ये उम्मीद क्या यकीन भी है कि इस जजमेंट के बारे में कई लोगों को इसकी जानकारी होगी, लॉ स्टूडेंट्स को होगी, लॉयर्स को तो ऑब्वियसली होगी। और अमूमन पब्लिक डोमेन में ये काफ़ी डिस्कस किया गया है जजमेंट है, और एक लैंडमार्क जजमेंट था जो वे फॉरवर्ड कहा जाएगा जब आगे केशवानंद भारती का जजमेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश करता है, ये उसके पहले का जजमेंट है। लेकिन ये जजमेंट केशवानंद भारती के जजमेंट के लिए वे फॉरवर्ड था। तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि ये जजमेंट जो है आईसी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि पार्लियामेंट could not curtail the fundamental right in the constitution, ये एक मोटा मोटी उसका फाइंडिंग था। आईसी गोलखनाथ केस जो है वो एक गोलखनाथ फैमिली पंजाब की, जिन्होंने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, जिसके तहत एक कंडीशन इम्पोज की गई थी जहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप जो है लैंड की वो 30 एकड़ तक लिमिट कर दी गई थी। अब ये जो गोलखनाथ फैमिली थी, इनका 500 एकड़ लैंड था। गोलखनाथ केस के बारे में जो है, इनका 500 एकड़ जो फार्मलैंड था, लेकिन जो नया कानून बना उसके तहत जो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर जो कानून बना, उसके तहत इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप को 30 एकर्स स्टैंडर्ड एकर्स और 60 ऑर्डिनरी एकर्स में लिमिट कर दी गई। तो ये जो मसला था, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 रिट जुरिसडिक्शन में याचिका दायर की। बेसिक उनका जो पॉइंट ऑफ इशू था, जो रेज किया था, वो वेदर एन अमेंडमेंट इज अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 which prohibits law that infringes fundamental right. And another question which he raised, whether the fundamental rights can be amended or not. अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन ए कहता है कि लॉ विच डिक्लेयर्स आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है लॉ अंडर आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन ए विच डिक्लेयर्स दैट एनी लॉ कॉन्ट्रावेनिंग फंडामेंटल राइट इज वाइड। इनडायरेक्टली आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडिंग प्रोविजंस है।
यानी कि पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर्स दिए गए हैं, विच एमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 245, 246 एंड 248. और आर्टिकल 368 contains the amending procedure. अब जो कोर्ट को डिटरमिन करना था कि इफ देयर इज एन अमेंडमेंट, whether such amendment could be restricted by Article 13, thereby examining the relationship between the amending powers under Article 368 and the protective scope. आर्टिकल 13 में प्रोटेक्टिव स्कोप है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हो. तो ये इशू जो है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के टचस्टोन से आर्ग्यूमेंट जो है कैनवास किया गया. बेसिकली जो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के अंदर ये जो लैंड ओनरशिप को लिमिट किया गया था, उसके बारे में जो जुडिशियल रिलीफ मांगी गई थी टू डिक्लेयर द एक्ट इटसेल्फ एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द contested point that the 17th amendment, which had placed the Punjab Act in the 9th schedule of the constitution, thereby rendering it immune to judicial scrutiny. तो गोलखानाथ केस जो है एंटायर टचस्टोन जो है वो आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 और जो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 245, 246, 248, इन सारे आर्टिकल के मद्देनज़र ये याचिका आर्टिकल 32 में दायर की गई थी. और एक जो मुद्दा था गोलखानाथ फैमिली का, ये कहना था कि कंसर्न एक्ट यानी कि पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट has infringed their constitutional right to acquire and hold property as guaranteed under Article 19(1)(f), right to property, and Article 31, protection against the deprivation of the property. तो ये बेसिक मुद्दा था जो कॉन्टेस्टिंग जो पार्टीज थी, पिटिशनर्स और ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे उन्होंने कैनवास किया. अब तो ये हो गया पिटिशनर गोलखानाथ का जो बेसिक उनका पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट था, वो मैंने बता ही दिया आपको. रेस्पोंडेंट का काउंटर ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, मतलब जो रेस्पोंडेंट का कहना था कि पार्लियामेंट हैज द सोवरेन पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन including the fundamental right, as flexibly is essential for the governance and adapting it to the social need. बेसिकली इनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्लेक्सिबल है, जब वो बना, काफ़ी डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब जो फाउंडिंग फादर्स है उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये है फ्लेक्सिबल है और पार्लियामेंट को सुप्रीम यानी सोवरेन पावर है उसको अमेंड करने का, कोई भी पार्ट, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का भी क्यों ना हो. तो इस लिहाज से वो अपने आप में फ्लेक्सिबल है. जुडिशियल लिमिटेशंस है. द रेस्पोंडेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने आर्ग्यू किया प्रीवियस रूलिंग यानी जो पहले प्रेसिडेंट है हैज़ एस्टैब्लिश्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. उन्होंने हवाला दिया शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें और गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो अमेंडिंग पावर्स है पार्लियामेंट के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हैज़ द लिमिटेशन फॉर द जुडिशियल रिव्यू. तो उसकी अपने आप में जुडिशियल इंटरफेरेंस की या इंटरवेंशन की
एक लिमिटेशंस है। तो ये बेसिक जो है वो आर्गुमेंट रेस्पोंडेंट की तरफ से कैनवस किया। अब जो कोर्ट की रूलिंग है वो ये है कि पार्लियामेंट लैक्स द अथॉरिटी टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which establishes their inviolability and protection from the amendment। जहाँ तक जुडिशियल रिव्यू की बात है तो कोर्ट held that amendment under Article 368 are subject to Article 13(2), meaning any amendment violating fundamental right is it reinforcing judicial protection of the liberties। यानी कि जो कोई भी अमेंडमेंट अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो उस अमेंडमेंट में जुडिशियल इंटरफेरेंस या जुडिशियल रिव्यू होगा। तो मेजॉरिटी ओपिनियन था 6:5 का, जिन्होंने इस बात को हेल्ड किया कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर नहीं है, और अगर तो कोई अमेंडमेंट है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो कोर्ट कैन इंटरवेन। एक ही डिसेंडिंग जजमेंट है जिन्होंने मतलब ये मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द लॉज। गोलखानाथ केस जो है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से है। द जजमेंट इंट्रोड्यूस द प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग अप्लाइंग द रूलिंग टू फ्यूचर केसेस without affecting previous amendment and maintaining the legal stability while upholding the constitutional principles। तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है गोलखानाथ केस से मतलब ही लाया गया, और ये जो जजमेंट जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, और अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट है तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत लाया जाएगा, और प्रोस्पेक्टिव और रूलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और इस डिसीजन का इम्पैक्ट ये है कि ये आगे जाके वे फॉरवर्ड बना केशवानंद भारती केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एस्टैब्लिश किया। गोलखानाथ केस जो है वो आगे चल के इसका इन्फ्लुएंस जो है वो मिनर्वा मिल्स, जिसके बारे में आगे बात करूँगा, और इंदिरा गांधी इलेक्शन केस इमरजेंसी के दौरान सभी को पता है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें इस जजमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। तो इन शॉर्ट फंडामेंटल राइट्स को रीइंफोर्स किया गया, और अगर तो कोई अमेंडमेंट किसी भी नागरिक का, भारतीय नागरिक का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो वो जो है जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत लाया जा सकता है, और वो अपने आप में वाइड रहेगा। तो इस लिहाज से एक स्टेपिंग स्टोन है गोलखानाथ का जजमेंट, IC गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मुझे यकीन है कि ये जजमेंट्स के बारे में सभी को पता होगा। मैं कोई ऐसी कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूँ, आप इसे एक रिवीजन समझ लीजिए, और इस रिवीजन वीडियो के तहत यानी कि जब आप इसको देखोगे, अगर तो कोई आपको पॉइंट ऑफ व्यू है जो कुछ वैल्यू एडिशन एकेडमिक्स या क्रिटिकल कर सके तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलूँगा अगले जजमेंट के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।